नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है VSA टॉक्स में। आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर पराग शर्मा, जो कि रोहतक और झज्जर एरिया के जाने माने BMS डॉक्टर हैं। आइए इनसे पूछते हैं कोरोना की तीसरी जो लहर आने वाली है। इससे पहले भी हम इनका इंटरव्यू ले चुके हैं, आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन में जाकर वीडियो ज़रूर देखें। और अब जो तीसरी लहर आ रही है, इसके बारे में डॉक्टर साहब का क्या कहना है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है VSA टॉक्स में। नमस्ते जी, थैंक यू। और आपके थ्रू कुछ अगर हम मैसेज कन्वेंस कर सकते हैं, कुछ स्टार्टिंग में एडवाइस दे सकते हैं लोगों को, ताकि जो लास्ट टाइम हमने काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस की है, ऑक्सीजन वगैरह की भी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली केसेस एक साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और एक्चुअली सेकेंड वेव का लगा लो, थर्ड वेव का लगा लो, ये मीन्स नॉर्मल कोई भी एक वायरस होता है, उसमें 3 वेव रहती है जनरली। उसमें फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव। जो सेकेंड वेव होती है जनरली, जैसे कि लास्ट टाइम 100 ईयर्स बैक की अगर हम स्टोरी देखेंगे तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद में जो माइग्रेशन हुआ है कंट्रीज़ में, इंडिया में भी, जिसको जैसे हरियाणा में भी कातक की बीमारी बोलते हैं, तो वो भी एक वायरस था, नया वायरस था। हम लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे भी जितने वर्ल्ड वार में डेथ नहीं हुई थी, उससे ज़्यादा बस एक पेंडेमिक से डेथ हो गई थी। 100 ईयर्स पहले की बात है। अभी 100 ईयर्स बाद में दोबारा कुछ वायरस एक्टिवेट हुए हैं, मीन्स 2019 में एक्टिवेट हो गए हैं। और उसके कुछ प्रीवियस स्टोरीज है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने का कुछ मीनिंग नहीं होता, बट अभी जो फ्यूचर में होने वाला है उसके ऊपर कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। कि जैसे कि नॉर्मली अगर हम इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं कि एक नेचुरल वायरस होता है और कुछ नेचुरल या फिर कुछ आर्टिफिशियल वायरस भी हो सकते हैं। तो एक जो आर्टिफिशियल वायरस रहेगा वो तो एक वर्ल्ड वार की कंडीशन होती है नॉर्मली, ठीक है, कि वो बायो वेपन रहता है। मगर बायो वेपन्स का एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि बायो वेपन्स ऐसा नहीं है कि जिसने बनाए हैं वो आदमी भी कंट्रोल कर सकता है उसको, क्योंकि ये वायरस होता है, वायरस के अंदर म्यूटेशन होता है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जैसा चाहेंगे कि हमने वायरस बना दिया, हमने उसके वैक्सीन्स भी बना दी एडवांस में, सपोज़ करो, और उसके बाद में वो वायरस अगर आउटब्रेक होता है तो हम सोचेंगे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसको। ऐसा नहीं होता, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है बहुत बड़ी। क्योंकि जो वायरस होता है वो इतने वेरिएंट्स होते हैं, वो जो म्यूटेशंस होते हैं वो हम लोगों के हाथ में नहीं होता, वो क्लाइमेट वेरिएशंस के अनुसार होता है। क्लाइमेट कैसे कैसे वेरिएंट चेंज होते हैं, वैसे वैसे अलग अलग टाइप का म्यूटेशन हो सकता है। और अभी जैसे कि नॉर्मली देखा जाए तो पूरा किधर बाढ़ आ रखी है, पूरी दुनिया में देखेंगे तो हम यूरोप में भी बाढ़ आ रखी है, चीन में भी, इंडिया में भी। तो हर एक जगह देखेंगे हम ग्लोबल वार्मिंग लगा लो, या फिर किधर किधर अभी सऊदी अरब में ही आर्टिफिशियली बारिश कराई गई है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ हो गया था। मैक्सिको में देख लो आप, रिकॉर्ड टूट गए। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कोल्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए वहाँ पे हीट हुआ है। तो ये एक इम्बैलेंस है, इसकी वजह से भी वायरस के अंदर में भी म्यूटेशन बढ़ते हैं, नॉर्मली है। और ये जितने टाइप के लोगों में वायरस जाएगा उतना अलग उसके वेरिएंट्स बन जाएंगे। तो एक तरह से अगर हम पहले के जो चीज़ें देखें, पहले से ही जो ऑलरेडी कुछ लोगों ने स्टेटमेंट्स दिया, उनके स्टेटमेंट्स के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। जिन डॉक्टरों को HIV का जीन डिस्कवर करने के लिए ये नोबेल प्राइज़ मिला है, कि HIV का पूरा सीक्वेंस, उन्होंने DNA का सीक्वेंस कैसा होता है, ये सब कुछ हर एक चीज़ का स्टडी किया है, उसके लिए उन्होंने डिस्कवरी किया है, उसी के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। उन साइंटिस्ट का बयान है कि ये जो कोविड का वायरस है, इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, ये सभी HIV का कॉम्बिनेशन में है, मलेरिया के कॉम्बिनेशन में है, इसलिए सिम्टम्स अलग अलग हैं। सिंड्रोम HIV और एड्स में भी इतना ही फ़र्क होता है कि अगर वैसे नॉर्मली देखा जाए HIV और एड्स दोनों एक नहीं है, इम्यून सिस्टम के ऊपर है, पूरा इम्यून सिस्टम के ऊपर में। एक नॉर्मल आदमी को HIV इन्फेक्शन होता है तो उसको हम एड्स नहीं कह देंगे कि एड्स हो गया, क्योंकि उसमें सिंड्रोम होता है, कलेक्शन ऑफ डिजीज़ होता है। एड्स में बहुत सारे बीमारियां होती है उस एक पेशेंट के अंदर में, इसलिए उसको सिंड्रोम कहते हैं। मगर HIV इन्फेक्शन में कुछ भी सिम्टम्स हो सकते हैं, कम सिम्टम्स भी हो सकते हैं।
मगर वो धीरे धीरे कोई भी बीमारी होती है वो बॉडी से अच्छी तरह जा नहीं पाती, इकट्ठी हो जाती है, वो सिंड्रोम कनेक्टेड हो जाता है, उसमें इम्यून सिस्टम वीक होता है। खूब सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं, सभी में पता है कि कोविड जिसको होता है उसका इम्यून सिस्टम वैसा नहीं रह पाता जैसा पहले था। ये बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हम लोगों ने देख ली है, और इसमें हम लोगों ने एक सेकेंड वेव फेस कर चुके जो कि बहुत चैलेंजिंग था, सबके लिए बहुत चैलेंजिंग था। कोई भी रेडी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था इतने कम टाइम में इतने केसेस बढ़ जाएंगे। ये अनएक्सपेक्टेड था, और इसका मेन रीज़न था क्लाइमेट वेरिएशन। ऐसा नहीं है कि उसके बाद में हम लोगों ने बिल्कुल कवर कर लिया और उसके बाद में हम लोग जीत गए कोविड से। इन्वायरमेंट के अंदर में चेंज आया है, क्लाइमेट के अंदर में चेंज आया है, और वो क्लाइमेट के चेंज की वजह से ही बढ़ा है और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से घट गया है। हम लोगों ने कोविड पे कोई विजय नहीं प्राप्त कर ली है उसमें। मगर कुछ स्टेट्स है जैसे कि इंडिया में भी, केरला देख लेंगे, महाराष्ट्र नीचे के साइड में जहाँ से मानसून आ चुका है और आके वो पहले उधर आया है, तो एक महीने बाद में मानसून आने के एक महीने बाद में वहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस पहले जैसी नहीं रह जाती, बारिश ज़्यादा हो जाती है तो नॉर्मल जुकाम खांसी वगैरह नॉर्मल भी बढ़ता है। तो उसमें जो कोविड का वायरस है उसके लिए भी फेवरेबल कंडीशन हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि केरला में अभी बैलेंस अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं, कोई सरकार फेल हो गई है या फिर और कुछ, मगर वो क्लाइमेट जो होता है उसी के ऊपर पूरा वायरस की एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि उसी के ऊपर हमारी बॉडी भी एक्टिव, जैसा इन्वायरमेंट रहेगा वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। अब जैसे कि अप्रैल में नॉर्मली फसल वगैरह कटनी स्टार्ट होती है, तो तब अगर देखे जा रहा था तो कि अप्रैल के करीब में कोविड की सेकेंड वेव के धीरे धीरे एग्रीवेट होने चालू हो गए थे, केसेस बढ़ने चालू हो गए थे, सिम्टम्स दिखने चालू हो गए थे पेशेंट्स में, सभी धीरे धीरे बीमार पड़ रहे थे। उस टाइम पे फसल कटती है, एक महीना तक लोगों ने बस फसल काटा, उसको बेचा, अपना काम किया, किसानों ने भी अपना काम किया। इन्वायरमेंट के अंदर में भी अगर देखा जाएगा तो डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं, एग्रीवेट कंडीशन वैसे भी हो जाता है, और सीज़न चेंज हुआ होता है। हम नेक्स्ट सीज़न के जैसे अडॉप्ट करना चाहिए। एक चीज़ रहती है, अगर हम ये सभी डिस्कशन कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट क्या होगा, ऋतु संधि एक चीज़ होती है, वो जिसको पता रहता है तो नेक्स्ट जो सीज़न के अंदर में बीमारियां होने वाली हैं उससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब इसके ऊपर हम एक डिफरेंट लेक्चर ले सकते हैं कि नेक्स्ट हर एक सीज़न में कि नेक्स्ट जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आए हैं, बॉडी के अंदर भी चेंजेस आए हैं, दोषा में भी चेंजेस आए हैं, और हर एक चीज़ में जो इन्वायरमेंट में चेंज आया है, बॉडी के अंदर चेंज आए हैं, तो कौन सी बीमारी बनने के चांस होते हैं नेक्स्ट सीज़न में। तो उसको एडवांस में हम लोग कुछ तरीके होते हैं कि एडवांस में कुछ चीज़ें होती हैं, वो करने से हम लोगों को प्रिवेंट कर सकते हैं बीमारियों को होने से ही। तो ये आयुर्वेदा में बता रखा है ऋतु संधि, कि एक सीज़न और दूसरे सीज़न के बीच में जो ड्यूरेशन रहता है 7 डेज़ इसके, 7 डेज़ नेक्स्ट मंथ के, नेक्स्ट सीज़न के, और इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें हम इजीली अडेप्ट हो जाए बिना बीमार पड़े। तो ये एक लाइफस्टाइल भी है। अब ये कोविड वगैरह है, ये कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा। और अब जैसे कि हम थर्ड लेयर के बारे में अगर बात करते हैं तो थर्ड वेव से भी अभी फोर्थ वेव की भी बात कर रहे हैं कि फोर्थ वेव भी आ रहा है किसी किसी कंट्री में, जैसे कि अमेरिका में बोल रहे हैं कि फोर्थ वेव आ रहा है। ठीक है, तो ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि 3 ही वेव होंगी, ज़रूरी नहीं है कि अभी हमने सेकेंड पास की है थर्ड रहेगी। थर्ड पहली बात तो वीक रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, थर्ड वेव नॉर्मल सेकेंड वेव से ज़्यादा होते चांसेस होते हैं कि हम लोग रेडी भी रहेंगे पहले से ज़्यादा, हम लोगों को पता भी रहेगा अगर ऐसी कुछ कंडीशंस होती है तो हम सभी लोग थोड़े बहुत एजुकेटेड हो गए इस मामले में, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा फेस किया है प्रॉब्लम को। ऐसी प्रॉब्लम हमने फर्स्ट टाइम फेस की है। और दूसरी बात क्या है, बहुत सारे लोगों के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, एवरेज में बता रहा हूँ, 68% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है कोविड के लिए। तो उन लोगों को थोड़ा बहुत जुकाम खांसी होकर भी वो नॉर्मल भी ठीक हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ की है, मगर हम लोगों को इसको कम नहीं आंकना चाहिए थर्ड वेव को, क्योंकि म्यूटेशन कितना भी हाई लेवल का हो सकता है। तब चाइना ने सबसे पहले कंट्रोल कर लिया था, अभी डेल्टा वायरस वहाँ पे भी फैला हुआ है। तो नॉर्मल है कि ये कितने भी टाइप के वेरिएंट्स कन्वर्ट हो सकते हैं, एक अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा वगैरह से भी ऊपर बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो इसमें वायरस चेंज होते रहते हैं, कुछ नहीं है कि यही फिक्स है, वेरिएंट अलग अलग टाइप के रहते हैं, ये सब कुछ चेंज होता रहेगा। मगर ये सारी चीज़ों के बारे में छोड़ के
हम लोगों को ये समझना है कि ये किसी भी कितना भी म्यूटेशन हाई लेवल का हो सकता है इसमें, और हम लोगों को पहले से एडवांस में रेडी रहना चाहिए। हम लोगों को अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए, सीज़न के अनुसार क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्टअप करने के लिए लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। आयुष डिपार्टमेंट ने काफ़ी गाइडलाइंस बता रखी हैं, जिसमें उन्होंने अलग अलग टाइप के काढ़े भी बता रखे हैं। तो रसायन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपनी लाइफ को और अपना लाइफ को बैलेंस करके बस हमें आगे निकलते रहना चाहिए।